नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो में आपके लिए जनरल साइंस की सीरीज लेकर आए हैं जो कि पहला पार्ट है। ये सीरीज आगे और भी चलती रहेगी आपके लिए, जो कि मध्य प्रदेश एमपी पीईबी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर साथियों। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए पहला प्रश्न, पित्ताशय की पथरी कठोर रूप है, किसका कठोर रूप है साथियों? पित्ताशय की पथरी किसका कठोर रूप है? तो ये कठोर रूप है किसका? पाचन तरल पदार्थ का। किसका साथियों? पाचन तरल पदार्थ का। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, लार में पाए जाने वाला एमाइलेज एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? साथियों पूछा गया है लार में पाए जाने वाला एंजाइम जिसका नाम एमाइलेज है वो किसके पाचन में सहायक होता है? तो किसके पाचन में सहायक होता है साथियों? आपका उत्तर होगा ग्लूकोज। किसके पाचन में सहायक होता है? ग्लूकोज के। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है? आपसे पूछा गया है आनुवंशिकता की इकाई। क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियस और केंद्रिका ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? इसका उत्तर होगा आपका जीन। क्या उत्तर होगा? जीन। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। आनुवंशिकता की इकाई कौन सी होती है? जीन होती है। जीन को कहते हैं आनुवंशिकता की इकाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? पूछा गया है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31, 12, 26 या 28? तो कितनी होती है साथियों? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है। 12 कपाल तंत्रिकाएँ होती है, 12 जोड़ी। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा साथियों। क्या होगा? ऑप्शन बी 12 होगा उत्तर, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है जातियों का उद्भव नामक पुस्तक। जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है साथियों लेखक इसके? जातियों के उद्भव के लेखक है चार्ल्स डार्विन। कौन है साथियों? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसमें है किस जीव में रक्त परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है? कौन सा जीव है साथियों जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है? मनुष्य, हाइड्रा, मेंढक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर क्या होगा? हाइड्रा। क्या उत्तर होगा साथियों? हाइड्रा। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। हाइड्रा में रक्त परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7। अमीबा किस संघ का सदस्य है? जीवों का वर्गीकरण संबंधित प्रश्न है। संघ पूछा गया है फाइलम। तो अमीबा किस संघ का सदस्य है साथियों? अमीबा है प्रोटिस्टा संघ का। किसका? प्रोटिस्टा संघ का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसी तरह के वीडियो आपको लगभग मिलते रहेंगे, तो चैनल पर आए नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रैक्टिस में बने रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक दिशा, दो दिशा, विपरीत या निश्चित नहीं होता है साथियों? तो क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह? एक दिशा में होता है। कैसा होता है? एक दिशा में। एक दिशा में होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। और अगले स्तर पर कितनी ऊर्जा पहुंचती है साथियों? तो ये सिर्फ 10% ही ऊर्जा पहुंचती है अगले जीव में या अगले स्तर में। और ये 10% का नियम किसने दिया है? ये नियम दिया है लिंडमान ने 1940 के आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? केंद्रक को माना जाता है। क्या कहा जाता है केंद्रक को? कोशिका की कोशिका, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का रसोई घर या कोशिका का ऊर्जा घर? तो क्या उत्तर होगा इसका? कोशिका का मस्तिष्क। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी होगा कोशिका का मस्तिष्क माना जाता है या कहा जाता है किसको? केंद्रक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। रेजिन एक उत्पाद है। किसका उत्पाद है साथियों रेजिन? रेजिन किसका उत्पाद है? तो आपका उत्तर होगा शंकुधारी वृक्ष का। किसका? ऑप्शन डी शंकुधारी वृक्ष का उत्पाद है क्या? रेजिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। साथियों देखिए इसमें क्या है?
गैसोलीन किसका दूसरा नाम है? गैसोलीन और किसे कहते हैं, किसको कहते हैं गैसोलीन? तो आपका ऑप्शन है कच्चे तेल, पेट्रोल, मेथनॉल या सेल गैस। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? इसका उत्तर होगा पेट्रोल। पेट्रोल को क्या कहते हैं? गैसोलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसोलीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या है? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। तत्वों का वर्गीकरण साथियों, तत्वों का वर्गीकरण। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 2, 8 और 5। क्या होता है? 2, 8 और 5 होता है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बेरिलियम का व्युत्पन्न है, मतलब बेरिलियम से बनने वाला कौन सा है? इनमें से कार्बन, हीरा, सिलिका और पन्ना ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो आपको सही उत्तर चुनना है। तो क्या होगा इसका उत्तर? पन्ना। पन्ना किसका व्युत्पन्न है या उत्पाद है? तो यह है बेरिलियम का। किसका? बेरिलियम का उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इनमें से किस अधातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है? क्या पूछा गया है? इनमें से किस अधातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है? टंगस्टन, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट और क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट अधातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। जो द्रव जो अधातु है, कौन सा द्रव है जो अधातु है पूछा गया है? ब्रोमीन, मरकरी, गैलियम और क्लोरीन। तो क्या उत्तर होगा आपका? आपका उत्तर होगा ब्रोमीन। ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? एक द्रव अधातु है। मरकरी धातु है, गैलियम भी धातु है जो 25 डिग्री तापमान पर हथेली पर पिघल जाती है। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? साथियों प्रश्न को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रश्न में अंत में नहीं शब्द आ जाता है जिससे आपका पूरा उत्तर ही पलट सकता है। इसलिए अंत तक जरूर पढ़िए प्रश्न को। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन नहीं है? तो ये टाइटेनियम नहीं है। कौन सा? टाइटेनियम। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा टाइटेनियम नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप है। 3 आइसोटॉप मिलते हैं हमें हाइड्रोजन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके लिए है कि कार्बन की उच्चतम प्रतिशतता इनमें से किस में उपस्थित होती है? कार्बन की उच्चतम प्रतिशतता पूछा गया है और कोयले के नाम दिए गए हैं आपको। तो क्या कौन होगा? एंथ्रेसाइट। किस में होती है? एंथ्रेसाइट में होती है कार्बन की उच्च प्रतिशतता। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? आइसोप्रीन का सूत्र पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आइसोप्रीन का सूत्र क्या होता है? CH3, C3H5, C2H5, C5H8। तो इसका सूत्र क्या होता है? आइसोप्रीन का C5H8 होता है साथियों। क्या होता है? ध्यान रखिए, C5H8 होता है आइसोप्रीन का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। चाल की इकाई क्या है? चाल की इकाई पूछी जा रही है इसमें। मीटर, वर्ग मीटर, मीटर प्रति सेकंड या वर्ग मीटर वर्ग सेकंड। तो चाल की इकाई क्या होती है? चाल की इकाई क्या होती है साथियों? ये होती है मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड या MS में लिखते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सेल से संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सौर सेल किसके बने होते हैं? चालक, अतिचालक, अर्धचालक या कुचालक। तो किसका बना होता है सौर सेल साथियों? ये बना होता है अर्धचालक तत्वों से। सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि जो तत्व अर्धचालक है उनसे बनाते हैं सौर सेल। और ये क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। समय के परमाणु मानक का मापन किया जाता है। किसमें किया जाता है? जूल, न्यूटन, सीजियम द्वारा, प्रकाश वर्ष में या पारसेक में। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कुछ कठिन प्रश्न है ये। समय के परमाणु मानक का मापन किया जाता है तो किसमें करते हैं साथियों? इसका उत्तर होगा सीजियम द्वारा। किससे करते हैं? सीजियम द्वारा करते हैं समय के परमाणु मानक का मापन।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 साथियों, एमसीक्यू प्रैक्टिस के प्रश्न हैं। आप भी लगाते जाइए, आपके कितने सही होते हैं ये भी आप चेक कर लीजिए। 30 प्रश्न है इसमें, 30 में से आप कितना करते हैं स्कोर, तो स्कोर भी कमेंट कर दीजिएगा आपका क्या स्कोर हो रहा है, 30 में से आप कितने सही कर लेते हो। दिष्ट धारा की अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है साथियों, पूछा गया है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है, 0 हर्ट्ज। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, 0 हर्ट्ज होती है दिष्ट धारा की आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि संबंधित प्रश्न है आपके सामने। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में तीव्र संचरण करती है, किस माध्यम में करती है साथियों, द्रव, ठोस, गैस या प्लाज्मा में। तो आपका उत्तर क्या होगा, ठोस में। किस में साथियों, ठोस में तीव्र संचरण करती है ध्वनि तरंगे। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें क्या है साथियों आपके लिए, इसमें है पराध्वनि के खोजकर्ता आविष्कारक पूछा गया है। पराध्वनि की खोज किसने की थी, तो किसने की थी साथियों, ये की थी इयान डोनाल्ड ने। किसने की थी, ऑप्शन ए उत्तर होगा आपका, इयान डोनाल्ड ने पराध्वनि की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आ रहा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं साथियों, 1, 2, 3 या 4। तो कितने टर्मिनल होते हैं एक विद्युत सेल में, एक विद्युत सेल में होते हैं साथियों, एक टर्मिनल होता है। कितना, एक टर्मिनल होता है विद्युत सेल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से प्राप्त होता है, या द्रव्यमान गुणित वेग बराबर क्या होता है साथियों। द्रव्यमान गुणित वेग बराबर क्या होता है पूछा गया है, तो ये होता है साथियों संवेग। क्या होता है, संवेग होता है। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल बराबर संवेग। क्या होता है, संवेग। और संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है साथियों, जिसमें ज़्यादातर वह शब्द आपको दिखता है वो क्या होती है, सदिश राशियाँ होती है, लेकिन सभी नहीं होती है। ये सिर्फ एक ट्रिक है ताकि माइंड में बना रहे कि संवेग जिसमें वह शब्द आ रहा है तो वो क्या होती है, सदिश राशियाँ। लेकिन सभी जिसमें सब में स वह आता है वो सभी नहीं होती है, लगभग ज़्यादातर होती है। इसलिए आपके लिए एक ये ट्रिक के रूप में याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, चाल का मान हमेशा होता है। क्या होता है साथियों, चाल का मान हमेशा ये चाल का मान हमेशा होता है, क्या होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्नात्मक या शून्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चाल का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है साथियों, धनात्मक होता है चाल का मान सदैव। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है साथियों आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत है, या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों ऑप्टिकल फाइबर, तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और एंडोस्कोपी जो शरीर के आंतरिक भागों की जांच करते हैं उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे की चमक जो होती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और जो मरुस्थल में मरीचिका होती है वो भी किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, महासागर का नीला दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है। क्या है प्रश्न साथियों, महासागर का नीला दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है, पूछा गया आपसे। विवर्तन, अपवर्तन, परकिरणन, परावर्तन। तो किसका उदाहरण है साथियों, परकिरणन का। किसका, प्रकाश का परकिरणन। प्रकाश के परकिरणन के कारण क्या होता है कि महासागर हमें नीला दिखाई देता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछी गई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, किलोमीटर या कोई नहीं। तो क्या होती है साथियों, पारसेक है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। क्या होती है, पारसेक। और सबसे छोटी होती है माइक्रोन। कौन होती है सबसे छोटी साथियों, माइक्रोन होती है किसकी, दूरी की इकाई। ये थे साथियों 30 प्रश्न, पहला पार्ट था ये आपके लिए। ये सीरीज आपके लिए लगत चलती रहेगी ताकि आपकी व्यापम की परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस का जो पोर्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण है वो आपका अच्छा होता जाएगा। रोज़ आपको इस तरह से 30 प्रश्न मिलते रहेंगे डेली, जो कि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के हिसाब से रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।